हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पर डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन में आज हमारा बेसिक थीम जो है वो होगा फाइंडिंग रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। यानी आज हम रिलेशंस among फिजिकल क्वांटिटीज पर डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डायमेंशनल एनालिसिस सपोर्ट करता है दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को गवर्न करने में। एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए एक पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है और उसका टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। यह इंफॉर्मेशन गिवन है कि उसका टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो यूज की गई है पेंडुलम में, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर डिपेंड कर रहा है। हमें टी, एल और जी के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है और ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से करना है। यानी डायमेंशनल एनालिसिस के एक एप्लीकेशन के रूप में हम रिलेशन एवं फिजिकल क्वांटिटी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए एक बार। मान लीजिए टाइम की लेंथ और जी के साथ जो कनेक्टिविटी है उसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। मान लेते हैं कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो लेंथ की x पावर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की y पावर के प्रोडक्ट से दिया जा रहा है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट का आप यूज कर सकते हैं। मान लें कि एक कांस्टेंट है इस इक्वेशन के लिए, तो मैं इसे t इक्वल टू k l टू द पावर x इंटू g टू द पावर y से प्रेजेंट कर रहा हूं। अब डायमेंशनल एनालिसिस कैसे हेल्प करता है x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने में, एक बार उस स्टेप को समझें। अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के डिफरेंट क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले डिफरेंट है। अगर हम सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले यूज करें इस इक्वेशन में और इक्वेशन को डायमेंशनली इक्वेट करें, यहां पर ध्यान रहे आप डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के रूप में इन रिलेशंस को डेवलप कर रहे हैं, तो ये रिलेशन केवल डायमेंशनली ही ट्रू कहे जा सकते हैं। कई स्थितियों में जो रिलेशन आता है वो एक्चुअली भी एक ट्रू रिलेशन होता है, लेकिन कई केसेस में इस तरीके से आने वाला रिलेशन केवल एक डायमेंशनल रिलेशन कहा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअली भी उस तरह का कोई फॉर्मूला डेवलप किया जा सके। टी इक्वल टू के एल टू द पावर एक्स जी टू द पावर वाई, मैं सभी क्वांटिटीज में डायमेंशंस पुट कर रहा हूं। तो हम जानते हैं टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t है, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं। यहां पर यह बात ध्यान दें कि सभी कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होते हैं। कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशंस होती हैं और कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं। अगर हम न्यूटन लॉ F इक्वल टू ma में एक कांस्टेंट यूज करके उसे F इक्वल टू के ma लिखें तो ये k एक मल्टीप्लिकेटिव नंबर है केवल, तो ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। जबकि हम जानते हैं कि किसी दूसरी इक्वेशन में अगर हम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ की बात करें F इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में आने वाला कैपिटल G एक कांस्टेंट है, इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये डायमेंशन लेस नहीं है। इसकी डायमेंशन है, इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर यूनिट से प्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि कांस्टेंट दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं और कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशंस होती हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में रखें कि अगर एक क्वांटिटी यूनिट लेस है, अगर एक क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है, यानी वो एक कांस्टेंट है, तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस कंपल्सरीली होगी। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो यह जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस हो। कई ऐसी क्वांटिटीज एग्जाम्पल के रूप में हमें मिल जाती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला
नहीं होता है, जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 से देना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी डायमेंशन होती है। एंगल जैसे केसेस इसके एग्जाम्पल के रूप में लिए जा सकते हैं। एंगल में हम देखते हैं कि एंगल को आर्क अपॉन रेडियस से प्रेजेंट किया जाता है। इसे प्रेजेंट करने के लिए डिग्री और रेडियन यूनिट यूज की जाती है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। सो एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है, लेकिन उसकी यूनिट है। सो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी आपको। सो फिलहाल जहां तक हम पढ़े थे उससे आगे बढ़ रहे हैं कि इस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होगा। इस कांस्टेंट से ही ये डिस्कशन निकला। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट LT-2 से दिया जाता है। यहां पर ध्यान दें कि हम डायमेंशन एनालिसिस पर पहले भी क्लिप बना चुके हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के मेथड पे डिस्कशन हो चुका है, तो आप उसे देखें और समझें। अब अगर इस इक्वेशन में मैं सभी बेस क्वांटिटीज को एक साथ रख के उनकी पावर क्रिएट करूं, तो ये इक्वेशन राइट साइड में कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। और फाइनल स्टेप में अगर मैं बोथ साइड इक्वल बेस डायमेंशंस की पावर्स कंपेयर करूं, तो हम देख पा रहे हैं लेफ्ट में L का टर्म नहीं है, तो मैं उसे L0 से प्रेजेंट कर रहा हूं। और अब कंपेयर करने पर एक इक्वेशन L की डायमेंशंस को कंपेयर करके मिलेगी और दूसरी T की डायमेंशन को। सो x प्लस वाई का वैल्यू 0 आएगा, जबकि -2y का वैल्यू 1 आएगा। क्लियरली सेकेंड इक्वेशन से y माइनस हाफ आएगा और इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने पर x का वैल्यू आएगा +हाफ। यानी जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व किया गया डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, तो जो आउटकम आए हैं वो ये दोनों हैं। अब अगर एक्स वाई की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो एक्स वाई की इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन बनेगी t इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू L टू द पावर x, जो कि हाफ है, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर y है, और y का वैल्यू हमने -हाफ कैलकुलेट किया है, तो -हाफ पुट करने पर ये बन जाएगा g टू द पावर -हाफ। और अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा t इक्वल टू k L/g अंडर रूट। यहां पर ध्यान दें L की पावर हाफ है और g की -हाफ, तो हमने L को न्यूमरेटर में अंडर रूट में ले लिया है और g को डिनोमिनेटर में। सो जो t का फॉर्मूला आया है वो है k रूट L/g। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको मालूम है, अपनी स्टडी के दौरान आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, तो उस वैल्यू को यहां पर पुट किया जा सकता है। हम जानते हैं कि पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में यूज किए जाने वाले इस फॉर्मूले में k का वैल्यू 2 पाई होता है। सो अगर हम k को 2 पाई पुट करें तो ये जो आउटकम आपको मिला है ये एक एग्जैक्ट आउटकम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमने t, l और g को आपस में कनेक्ट किया डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। सो इस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस हमें एक मेथड देता है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट फॉर्मूलों को डेवलप कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखूंगा। मान लें एक दूसरी कंडीशन अराइज करते हैं जिसमें फोर्स को कुछ क्वांटिटीज के टर्म में, यानी उनकी प्रोपोर्शनलिटी के रूप में एक्सप्लेन किया जा रहा है। मान लीजिए हम विस्कोसिटी पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किसी स्फेरिकल बॉल को लिक्विड में डिप करने पर उस पर एक फोर्स डेवलप किया लिक्विड ने, और उस फोर्स की वैल्यू जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, मान लीजिए वो क्वांटिटी है उस स्फीयर की रेडियस, उस लिक्विड का विस्कोसिटी कोफिशिएंट जिसको ईटा सिंबल से दिखाया जाता है, और उस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी जिसे मैं v सिंबल से शो कर रहा हूं। अब इस डाटा के बेस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे मान लीजिए हमें एक रिलेशन डेवलप करना है F, R, ईटा और V के बीच में। सो किस तरह से ये रिलेशन डेवलप करेंगे? बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह मैं एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन पहले क्रिएट कर रहा हूं। मान लीजिए फोर्स R रेडियस की x पावर, ईटा की y पावर और वेलोसिटी की z पावर के प्रोपोर्शनल है, और इक्वलाइजेशन के लिए मैं एक कांस्टेंट यूज कर रहा हूं इस इक्वेशन में। मैं यहीं पर इस प्रोपोर्शनलिटी को चेंज करके कांस्टेंट इन्वॉल्व कर रहा हूं इस क्वेश्चन में।
सो ये बन जाएगा रिलेशन F इक्वल टू के R टू द पावर X ईटा टू द पावर Y एंड V टू द पावर Z। अब अगर बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह मैं इस इक्वेशन के दोनों ओर डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करूं इन सभी क्वांटिटीज के, तो क्या आउटकम आएगा एक बार आप देखें। ये लेफ्ट साइड बनेगा mlt-2 जो कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है इक्वल टू के, कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूले पर हम बात कर चुके हैं। इस केस में हम कांस्टेंट को केवल एक प्रोपोर्शनैलिटी टर्म के रूप में ला रहे हैं, इसीलिए ये डायमेंशन लेस होगा। यहां पर ध्यान दें, मैंने ईटा को भी विस्कोसिटी कोफिशिएंट बोला है, विस्कोसिटी कांस्टेंट बोला है। सो कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो उन्हें जब किसी इक्वेशन में डिराइव करना होता है तो मेन टर्म के रूप में लिया जाता है, उन्हें भी पावर रेज करवाई जाती है। सो जो कांस्टेंट के हम बार बार इस इक्वेशन में लिखते हैं वो केवल एक न्यूमेरिकल नंबर जो कि रियल नंबर होना चाहिए हो सकता है। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला L से दिया जाएगा। विस्कोसिटी कोफिशिएंट बच्चों के लिए एक नया टर्म है, यहां पर मैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट के डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। आप ध्यान दें, विस्कोसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1t-1 से दिया जाता है और वेलोसिटी को lt-1 से दिया जाता है। सो सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करने पर कुछ इस तरीके का रिलेशन हमें मिला है। एक बात यहां पर ध्यान दें, ईटा जैसी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें उन फॉर्मूलों को यूज करना चाहिए जिन फॉर्मूलों में ऐसी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको ऑलरेडी मालूम है। अगर आप अभी तो हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज किया है, बट हमारा सजेशन है कि कभी एग्जाम में ईटा जैसी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को लेकर अगर कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम फील करता है तो उसे किसी ऐसे फॉर्मूले को माइंड में लाना चाहिए जो फॉर्मूला बेसिक क्वांटिटीज को यूज करके ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें दे दे। जैसे एग्जांपल के लिए हम जिन क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले 11th के बिगिनिंग से पढ़ना शुरू करते हैं वो सबसे पहले है लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सभी क्वांटिटीज हैं, देन फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स। सो 11th की बिगिनिंग में आने वाली बेसिक क्वांटिटीज की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। सो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको किसी ऐसे फॉर्मूले को यूज करना चाहिए जिसमें फोर्स, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जैसे सिंपल टर्म अवेलेबल हो। सो अगर आप ये प्रॉब्लम एग्जाम में पुटअप की जाती है तो ध्यान रहे यहां पर आपको ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब मान लीजिए अभी तो मैं ईटा का फॉर्मूला डायरेक्ट आपके सामने पुट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये याद है। सो कैसे ये रिलेशन डेवलप होगा अब इसको एक बार समझें। इस इक्वेशन में सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करने के बाद अब अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करूं तो ये बन जाएगा mlt-2 इक्वल टू m टू द पावर y l टू द पावर x माइनस y प्लस z और t टू द पावर आ जाएगा माइनस y माइनस z। सभी पावर्स जो सिमिलर बेस क्वांटिटीज के ऊपर थी उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। अब अगर मैं बोथ साइड कंपेयर करूं पावर्स की तो m बेस क्वांटिटी के लिए पावर कंपैरिजन से y का वैल्यू 1 आया है, l की पावर कंपैरिजन करने पर x माइनस y प्लस z का वैल्यू 1 आया है, और अगर मैं t की पावर कंपेयर करूं तो माइनस y माइनस z का वैल्यू माइनस 2 आया है। यानी y प्लस z का वैल्यू आप 2 कह सकते हैं और y का वैल्यू 1 पुट करने पर z का वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी y और z दोनों क्वांटिटीज 1 है और इन्हें अगर इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो z का वैल्यू भी 1 आएगा। इसका मतलब कि इस इक्वेशन के डेवलप होने में यूज होने वाले कोफिशिएंट्स, पावर्स जो रेज की गई हैं सभी क्वांटिटीज के ऊपर वो सभी 1 हैं। इनकी वैल्यू 1 पुट करने पर हमें फॉर्मूला मिलेगा F इक्वल टू K R ईटा V। और चूंकि हम इस फॉर्मूले को कई बार यूज कर चुके हैं, आप लोग भी जब इस फॉर्मूले को बार बार सुनेंगे तो इसमें यूज होने वाले कांस्टेंट का आपको पता लग जाएगा। फिलहाल अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू 6 पाई यूज करूं जो कि इस फॉर्मूले में इस कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, सो ये बन जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। सो ये फॉर्मूला
स्टोक्स लॉ के नाम से जाना जाता है और यह किसी लिक्विड में पुट की गई किसी स्फेरिकल बॉल की वेलोसिटी जब टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है उस समय उस पर लगने वाले फोर्स को प्रेजेंट करता है। सो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। चूंकि कई स्टूडेंट्स को बिगिनिंग स्टेज में ये नहीं मालूम होगा कि K का वैल्यू 6 पाई है, सो वो अपने आउटकम को इसी स्टेप पे रोक सकते हैं, इसे ही फाइनल रिजल्ट कह सकते हैं। यहां पर ध्यान दें कि कांस्टेंट को बताना डायमेंशनल एनालिसिस की मेथड से किसी आउटकम को निकालते समय कंपलसरी नहीं। सो इस तरीके से आप कई फॉर्मूले और भी डिराइव कर सकते हैं। सो ये एक मेथड देता है, डायमेंशन एनालिसिस एक मेथड प्रोवाइड करता है क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेवलप करने के लिए। यहां पर ध्यान दें, जैसा मैंने बताया, ये जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन हर बार एक्चुअल रिलेशन हो, बट वो रिलेशन जो ये मेथड बनाएगी वो डायमेंशनली हमेशा ट्रू होगा। ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो रिलेशन डायमेंशनली ट्रू होगा। एक बात यहां पर और ध्यान दें, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा केस डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें चुनी गई क्वांटिटीज के बीच में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, तो एक बार एग्जामिन करते हैं कि क्या डायमेंशन एनालिसिस मेथड हमें इस तरीके के केसेस में अलार्म देती है या नहीं देती है। हम इस बात को चेक करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने साउंड की स्पीड पे एक एक्सपेरिमेंट किया और इसकी स्पीड को एसोसिएट किया कुछ क्वांटिटीज से। हमने मान लीजिए डिफाइन किया कि साउंड की वेलोसिटी फोर्स के और एयर की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। यहां पर ध्यान दें, हमें यह नहीं पता कि फोर्स और डेंसिटी में क्या पावर रेज होगी, बस हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी एफ और रो पर डिपेंड करती है। अब ये इंफॉर्मेशन जो है गिवन, ये सही है या गलत है, आइए चेक करते हैं कि क्या डायमेंशनल एनालिसिस इस पर अपना ओवरव्यू देगा। तो जैसा हमने अभी तक सभी एग्जांपल में किया, सभी क्वांटिटीज के बीच में एक प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन में डेवलप कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं V इक्वल टू K फोर्स टू द पावर X एंड डेंसिटी टू द पावर Y। यहां पर मैंने फिर से जिन क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी है लाइट की स्पीड की, उन्हें X और Y पावर से रेज कर दिया है और अब मैं सभी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करूंगा। तो यह बन जाएगा LT माइनस 1 इज इक्वल टू, यह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि यह बार बार यूज होता है सिलेबस में। यूनिट अगर किसी क्वांटिटी की आपको याद है तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में काफी सपोर्ट करती है। फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये सुनते ही माइंड में आता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 होना चाहिए। सो बार बार यूज किए जाने वाली क्वांटिटी के बेस पर जो फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं, फिलहाल मैं आपके सामने वही रख रहा हूं। जब हम अपने चैप्टर्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे तो जिस चैप्टर में जिस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी उससे एसोसिएटेड क्लिप चाहे क्वेश्चन बना के चाहे एक थ्योरी पार्ट के रूप में आपके सामने लाते रहेंगे। सो फिलहाल हम सिंपल क्वांटिटी के बेस पे जो फॉर्मूले बन सकते हैं वही डिराइव कर रहे हैं। सो वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, फोर्स की पावर x, डेंसिटी ml-3 से दिया जाएगा और इसकी पावर y रेज होगी। अब मैं अगर सभी बेस क्वांटिटीज को उनकी पावर्स के साथ सेट करूं तो ये बन जाएगा m टू द पावर x प्लस y, L टू द पावर x माइनस 3y एंड T टू द पावर माइनस 2x। और अब अगर मैं बोथ साइड कंपेयर करूं, और कंपैरिजन से पहले मैं m टू द पावर 0 लेफ्ट में लिख रहा हूं, अब दोनों तरफ अगर मैं बेस क्वांटिटीज की पावर कंपेयर करूं तो x प्लस वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा, x माइनस 3y का वैल्यू 1 आ जाएगा और माइनस 2x का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन से x का वैल्यू हाफ आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं, और x की वैल्यू अगर मैं हाफ पुट करूं तो y का वैल्यू सबसे पहली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल होगा। सो इस इक्वेशन से आने वाले y का वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन से x और फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू देखिए हाफ और माइनस हाफ कैलकुलेट हुआ है। अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं मिडिल इक्वेशन में पुट करूं तो आइए देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। जो सेकंड इक्वेशन मुझे आउटकम देगी वो होगा x माइनस 3y इक्वल टू 1, और अब मैं लेफ्ट में वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 3 इंटू माइनस हाफ, इट इज इक्वल टू 2। आप देख पा रहे हैं दिस इज 3/2 एंड 1/2, सम ऑफ दीज टू इज 2,
तो लेफ्ट सॉल्व करने पर 2 आया जबकि राइट में 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब जो आउटकम दो इक्वेशंस दे रही हैं वो आउटकम तीसरी इक्वेशन रिजेक्ट कर रही है। तो इससे पता लगता है कि इन क्वांटिटीज के बीच में किसी प्रकार का रिलेशन डेवलप कर पाना पॉसिबल नहीं है बिना किसी अदर क्वांटिटी के इन्वॉल्व हुए, यानी इस रिलेशन में किसी और क्वांटिटी की भी रिक्वायरमेंट है। सो ये डायमेंशन एनालिसिस का एक प्लस पॉइंट है कि जो रिलेशन डेवलप होने हैं वो तो ये करती ही है, ये मेथड उन रिलेशंस को तो डेवलप करती ही है, साथ में अगर कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो सकता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन देती है। ये मेथड उस रिलेशन की भी इंफॉर्मेशन देती है जो डेवलप नहीं हो सकता है। और यकीन मानिए हम जानते हैं कि साउंड की वेलोसिटी फोर्स और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ये प्रेशर और डेंसिटी का फंक्शन होता है। सो अब एक बार जो रियल केस है अगर हम उस केस पर डिस्कस करना चाहें तो देखिए आउटकम किस तरह से आएगा। अगर हम इसको एक्चुअल फॉर्मूले में कन्वर्ट करें और इस प्रोपोर्शनलिटी को सही केस में कन्वर्ट करें तो साउंड की वेलोसिटी का रिलेशन प्रेशर और डेंसिटी से होता है, हम जानते हैं। और अब अगर हम इस केस को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से अरेंज करने की कोशिश करें तो ये बनेगा प्रेशर टू द पावर x इंटू डेंसिटी टू द पावर y। और अब मैं सभी क्वांटिटीज की डायमेंशंस इसमें पुट करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा देखें, LT-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा प्रेशर का डायमेंशन ML-1T-2। प्रेशर और फोर्स के डायमेंशन में बस L की पावर प्लस माइनस होने का फर्क है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि फोर्स और एरिया का रेशियो प्रेशर है। सो डिनोमिनेटर पे आने वाला L2 न्यूमरेटर वाले L को कैंसिल करके -1 पावर में कन्वर्ट कर देता है। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जिन्हें याद है प्रेशर का उन्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस L की पावर को माइनस करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला ML-3 है, इस पर y पावर रेज करेंगे। और अब बिल्कुल पिछले केस की तरह मैं दोनों ओर पावर कंपैरिजन करने वाला हूं तो क्या बनेगा केस एक बार देख लें, m का पावर x प्लस y बन जाएगा L टू द पावर -x -3y एंड t टू द पावर -2x -3y। सॉरी ये मैंने गलत लिखा, ये L का पावर था जिसे मैंने t में ऐड कर दिया, मुझे लिखना चाहिए t टू द पावर -2x ओनली। सो बोथ साइड मैंने सेट कर दिया है सभी बेस क्वांटिटीज की जितनी भी पावर पॉसिबल है सबको एक साथ ले लिया है और अब मैं कंपेयर कर रहा हूं पावर्स को। तो x प्लस y का वैल्यू 0, -x -3y का वैल्यू 1 आ जाएगा और -2x का वैल्यू -1। सो पिछले बार की तरह लास्ट इक्वेशन से x का वैल्यू हाफ आएगा और फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू y का वैल्यू और फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू -हाफ आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को मिडिल इक्वेशन में पुट करूं, चेक करने की कोशिश करूं कि क्या यह आउटकम मिडिल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो देखिए क्या केस बनेगा। यहां पर ध्यान दें, x का वैल्यू माइनस के बाद x का वैल्यू हाफ पुट किया -3 और y का वैल्यू -हाफ और सॉल्व करके यह आएगा -हाफ प्लस 3/2 और 3/2 -हाफ ये 1 बन जाएगा। यानी इस केस में जो टॉप और बॉटम इक्वेशन से आने वाले आउटकम है वो मिडिल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये रिलेशन सही है क्योंकि 3 इक्वेशन होने के बाद भी 2 इक्वेशन से आने वाले आउटकम तीसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बात यहां पर और है जो आपको बता दूं मैं कि जब कभी आप किसी ऐसे रिलेशन को डिराइव करते हैं जिसमें 3 बेस क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे इस प्रॉब्लम में आप देख पा रहे हैं M, L और T तीनों क्वांटिटीज बोथ साइड यूज हो रही है। अगर क्वांटिटी किसी एक तरफ 2 और किसी एक तरफ 3 यूज हो तो भी वो 3 ही मानी जाएंगी क्योंकि 0 पावर लिख करके किसी क्वांटिटी को डेवलप किया जा सकता है। यानी किसी एक तरफ अगर 3 क्वांटिटी यूज हो रही है तो इसका यह अर्थ है सीधा कि तीनों बेस क्वांटिटीज का यूज हो रहा है। अब यहां ध्यान दें कि 3 बेस क्वांटिटीज यूज हो रही थी लेकिन आप जिन क्वांटिटीज को यूज कर रहे थे वो केवल 2 थी। तो जब कभी नंबर ऑफ क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज की संख्या से कम होंगी तो आपके सामने हमेशा यही केस आएगा जिसमें इक्वेशंस ज्यादा बन जाएंगी और आपके पास वेरिएबल कम होंगे। और आप जानते हैं ऐसे कंडीशन में आउटकम आने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि 2 इक्वेशन से सॉल्व किया हुआ आउटकम तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यही सिचुएशन अगर मान लीजिए आप बेस क्वांटिटी में करंट या
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इन सभी टर्म को भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं और कुछ टर्म और बढ़ जाते हैं। और उस केस में भी अगर आपकी बेस क्वांटिटी 5 है और आपके फॉर्मूले में जो क्वांटिटीज यूज हो रही है वो केवल 3 है, आप केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं और आपका फॉर्मूला जो है वो 5 बेस क्वांटिटीज को यूज कर रहा है, तो उस केस में भी आपकी इक्वेशन 5 बन जाएंगी अगर पांचों टर्म आप कंपेयर करेंगे। लेकिन आपके पास वेरिएबल केवल 3 होंगे, तो उस केस में भी 3 वेरिएबल्स की वैल्यू आप 3 इक्वेशन से कैलकुलेट करके बाकी 2 इक्वेशंस जो बची हैं उनमें पुट करेंगे और वो दोनों इक्वेशन उन वैल्यू से सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो रिलेशन ट्रू है, अदरवाइज रिलेशन डायमेंशनली फॉल्स हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली ही नहीं एडजस्ट हो पा रहा है तो वो ट्रू नहीं हो सकता है। सो अब जो वैल्यूज आई हैं वो मिडिल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इन वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं और v का वैल्यू मुझे मिलेगा फाइनली k p टू द पावर हाफ एंड डेंसिटी टू द पावर माइनस हाफ, यानी ये हो जाएगा √p अपॉन डेंसिटी। हम जानते हैं कि साउंड की स्पीड को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में वो यही है और स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आने वाले कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। सो अगर हमें इस फॉर्मूले का आइडिया है, हम जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में, तो हम k का वैल्यू 1 पुट करके इसका एक्चुअल आंसर दे सकते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि बिगिनर स्टूडेंट जो अभी डायनेमिक्स तक ही पहुंचा है, काइनेमेटिक्स तक ही पहुंचा है, वो बहुत ज्यादा फॉर्मूलों से अवेयर नहीं है। केस हमने वेव थ्योरी से उठाया है। सो अगर कांस्टेंट को आप k लिख के भी छोड़ेंगे तो आपका आउटकम करेक्ट माना जाएगा डायमेंशनली। सो इस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस को सॉल्व किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस किए बिना ये क्लिप एंड नहीं की जा सकती, उसको भी लाना ही होगा इस क्लिप में। ध्यान दें, मान लीजिए एक ऐसा केस हमारे सामने है जिसमें एक क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है उनमें आने वाली क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमिलर फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। जैसे मैं केस लिख रहा हूं, समझें। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में पुट करते हैं तो उस लिक्विड में सॉलिड को पुट करने पर उस सॉलिड बॉडी पर लिक्विड जो विस्कस फोर्स लगाता है, जो फ्रिक्शन डेवलप करता है, कह लीजिए यहां पर विस्कस फोर्स कहा जाएगा, उस फोर्स को न्यूटन ने एक फॉर्मूले से दिया था और उस फॉर्मूले में वो फोर्स जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है वो क्वांटिटीज हैं, ध्यान से समझें, वो क्वांटिटीज हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट, एरिया ऑफ द प्लेट, अगर आप किसी रेक्टेंगुलर प्लेट पर बात कर रहे हैं तो उसका फेस एरिया, और यही केस होगा अगर आप किसी सिलेंड्रिकल पाइप पे भी बात करेंगे तो उसके सरफेस एरिया को कंसीडर किया जाएगा। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी कोफिशिएंट, एरिया, वेलोसिटी चेंज बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिक्विड। सॉलिड की प्रेजेंस में जो लिक्विड लेयर्स उसको टच कर रही हैं, तो 2 सक्सेसिव लिक्विड लेयर्स, मान लीजिए उन लिक्विड लेयर के बीच का सेपरेशन डेल्टा एक्स है। सो डेल्टा एक्स सेपरेशन पे 2 लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी में कितना चेंज आया इस एक्सपेरिमेंट में, डेल्टा भी उसे प्रेजेंट कर रहा है। और चौथी क्वांटिटी जिस पे ये डिपेंड करता है वो डेल्टा एक्स है, यानी उन 2 लिक्विड लेयर्स के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। सो एफ ईटा ए डेल्टा वी और डेल्टा एक्स क्वांटिटी इस पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है। और जो बात थोड़ी देर पहले मैंने कही थी कि 2 क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो सिमिलर बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि एरिया और डेल्टा एक्स दोनों ही टर्म लेंथ के टर्म में एक्सप्लेन किए जाते हैं। आप जानते हैं कि एरिया को L स्क्वायर से दिया जाएगा जबकि डेल्टा एक्स को L से। सो अगर किसी फॉर्मूले को डिराइव करते समय ऐसा कंडीशन अराइज होता है तो डायमेंशन एनालिसिस इन दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग डिफाइन करके एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इस रिलेशन को डायमेंशनली। अगर आप इन सभी पे x, y, z और p पावर रेज कर दें तो आप इस केस को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको इस केस को रिजॉल्व करने के लिए इन दोनों क्वांटिटीज में से किसी एक को किसी क्वांटिटी के साथ क्लब करना हो। यहां पर ध्यान दें कि इस फॉर्मूले में जो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स टर्म यूज हो रहे हैं वो दोनों टर्म एक कंबाइंड टर्म के रूप में है। उन्हें वेलोसिटी ग्रेडियंट के रूप में एक टर्म के रूप में
जनरेट किया जा सकता है। सो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को आपस में कंबाइन करके एक यूनिफाइड टर्म बनाऊं तो ये केस कुछ इस तरह से मेरे सामने आएगा, ईटा एरिया इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। सो अब आपके पास एफ के प्रोपोर्शनल तीन क्वांटिटी बची है, क्योंकि डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को हमने कंबाइंड टर्म मान लिया है। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं तो ये स्टूडेंट के माइंड से ही क्रिएट की हुई सब प्रॉब्लम है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इस फॉर्मूले में अगर डेल्टा वी और डेल्टा एक्स दोनों आने थे तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, इन्हें क्लब क्यों कर दिया गया है? तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो विस्कस फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स का टर्म एक साथ इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि इस केस में जितनी पावर डेल्टा वी पर रेज होंगी वही पावर डेल्टा एक्स पे रेज होंगी। तो कई बार कई फॉर्मूलों में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पर टर्म्स आपस में कंबाइन होके यूज किए जाते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा एक ही केस नहीं है, ऐसे कई केस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब आप पढ़ते पढ़ते थर्मोडायनेमिक्स वाले कंडीशन में पहुंचेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर वाले फेज पर आएंगे तो वहां पर भी आपको इस तरह के फॉर्मूले देखने मिलेंगे। जैसे एक फॉर्मूला में आपको उस फील्ड का यहां पर लिख के दे रहा हूं, H प्रोपोर्शनल टू K, जहां के थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है, A एरिया है, θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द रॉड जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और L उस रॉड की लेंथ को प्रेजेंट कर रहा है। सो स्टूडेंट यहां पर देख पा रहा है कि एरिया और लेंथ दोनों L में प्रेजेंट किए जाते हैं। सो अगर इन दोनों को इंडिपेंडेंट टर्म के रूप में यूज किया जाएगा तो आउटकम नहीं आ पाएगा। सो आपको यहां पर भी उसी तरह से माइंड मेकअप करना पड़ेगा जैसे आपने यहां किया। जैसे यहां आपने डेल्टा वी और डेल्टा एक्स को एक कंबाइंड टर्म के रूप में लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से, ठीक वैसे यहां आपको टेम्परेचर और लेंथ को कंबाइन करके एक नए नाम से टेम्परेचर ग्रेडियंट नाम से लेना होगा। तो जब ये दो टर्म कंबाइन होके एक बन जाएंगे तो वो जो प्रॉब्लम है दो टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने की वो रिमूव हो जाएगी। सो कभी भी किसी केस में दो ऐसी क्वांटिटी आप इंडिपेंडेंट अलग अलग नहीं कंसिडर कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला केवल एक बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूले वाली दो क्वांटिटी एक ही सवाल में कंसिडर नहीं की जाएंगी। सो इस कन्वर्जन के बाद अब अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो आइए देखते हैं क्या आउटकम आएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 है और कांस्टेंट के रूप में जो टर्म यूज होगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। ईटा mL-1T-1 से दिया जाएगा। ये फॉर्मूला भी बिल्कुल प्रेशर के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। ये पावर बस -2 की जगह -1 है, ध्यान देते रहें। इसमें मैं x पावर रेज कर रहा हूं, एरिया के टर्म में y पावर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो कि डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा T-1, इसे मैं z पावर दे रहा हूं। यहां पर आप ध्यान दें ये मीटर पर सेकंड में होगा और ये मीटर में, सो फाइनली इट विल बी 1/सेकंड। सो सेकंड टू द पावर -1, T-1 विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। और अब दोनों तरफ जैसा सभी क्वेश्चंस में किया है कंपैरिजन करने का स्टेप, अगर हम सभी बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेपरेट कर लें तो पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूं, m टू द पावर x, l टू द पावर -x+2y एंड t टू द पावर -x-z। और अब कंपैरिजन, तो कंपैरिजन से m बेस क्वांटिटी की पावर कंपैरिजन से x का वैल्यू 1 आया, -x+2y का वैल्यू भी 1 आया और -x-z का वैल्यू -2 आ गया है। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन से आने वाले x = 1 को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूं तो इस इक्वेशन से z का वैल्यू 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने सभी माइनस कैंसिल कर दिए हैं। और x का वैल्यू अगर मैं पुट करूं सेकंड इक्वेशन में तो y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। यानी जितनी क्वांटिटीज इस फॉर्मूले में यूज हो रही हैं सभी पे 1 पावर ही रेज करनी है। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा समझे, फॉर्मूला बनेगा F = कांस्टेंट इंटू ईटा पर हमने x पावर रेज की थी तो ईटा का पावर 1, एरिया पर हमने y पावर रेज की थी 1, और डेल्टा v बाई डेल्टा x पर हमने z पावर रेज की थी वो भी 1 है। सो फॉर्मूला है फोर्स के लिए K ईटा A डेल v बाई डेल x। यहां पर ध्यान दें इस फॉर्मूले में कांस्टेंट K का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 होता है,
बट जैसा मैंने बताया, अगर स्टूडेंट इसे के लिख के भी छोड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस के को कैलकुलेट करने के लिए कोई वे नहीं दे रहा है। ठीक यही कंसेप्ट लगा के आप इस जैसे सभी प्रॉब्लम्स को, यानी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे तब जब आप इस फॉर्मूले में आने वाली सभी क्वांटिटीज से अवेयर होंगे। जो बच्चे इन क्वांटिटीज को जानते हैं वो इसे एक एक्सरसाइज के रूप में बिल्कुल सेम मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में ईटा के प्लेस पे आपको के और θ1 माइनस θ2 बाय एल को डेल वी बाय डेल एक्स के प्लेस पे यूज करना होगा। सो इस तरीके से हम सभी केसेस में फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं। जो फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं इस मेथड से, एक बात यहां पर और आप गौर करते रहें कि वो सभी मल्टीप्लिकेटिव केसेस होते हैं। आप यहां देख पा रहे हैं कि जितने भी फॉर्मूले अभी तक मैंने डिराइव किए वो सभी मल्टीप्लिकेटिव केसेस थे। इस तरह के फॉर्मूले आप इस मेथड से डिराइव नहीं कर पाएंगे जिसमें कुछ टर्म एक दूसरे से ऐड हो रहे हो। जैसे इस तरह का एक केस भी मैं आपके सामने रख देता हूं। मान लीजिए काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद एक बच्चे के मन में ये प्रश्न उठता है कि गैलीलियन की जो सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसे ड्राइव किया जाए इन फॉर्मूलों की हेल्प से। और उसने इस मेथड से उसे ड्राइव करने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी डेवलप कर दी, s प्रोपोर्शनल टू u, s प्रोपोर्शनल टू a एंड s प्रोपोर्शनल टू t। यहां पर ध्यान दें कि s जिन तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है उन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग है। सो इससे पहले समझाई गई बात जिसमें मैंने दो क्वांटिटी को क्लब करके एक बना दिया था, उस तरीके का केस नहीं है। सो अगर इस केस को मैं सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी का कंसेप्ट यूज करूं तो मैं लिखूंगा s प्रोपोर्शनल टू u टू द पावर x, a टू द पावर y, t टू द पावर z। अब यहां पर आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से दिया जाता है, बट हम डायमेंशन एनालिसिस की मेथड से वेरीफाई कर रहे हैं। हम एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में सोच के बात कर रहे हैं जिसने स्टेटमेंट पढ़ा और सुना कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पे डिपेंड करता है, और अब वो इस फॉर्मूले को डिराइव करने लगा। उसने वही मेथड यूज की जो बेसिकली यूज की जाती है डायमेंशन एनालिसिस में। सो उसने स्टेप लिया, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस यूज की, एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कराया, डायमेंशनल फॉर्मूले पुट किए और कुछ इस तरह का आउटकम लिया। n इक्वल टू k का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा और ये बन जाएगा lt माइनस 1 टू द पावर x, lt माइनस 2 टू द पावर y एंड टाइम टू द पावर z। अब यहां ध्यान दें कि आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं l और t। यहां पर दो क्वांटिटीज, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही हैं l और t, लेकिन वेरिएबल आपके पास 3 है। यानी सिचुएशन क्या अराइज हुई है समझें कि अगर आप सिमिलर बेस क्वांटिटीज की पावर कंपैरिजन करें तो क्या केस बनेगा। एक बार पहले मैं इनको सेपरेट कर देता हूं। ये बनेगा l टू द पावर x प्लस वाई एंड t टू द पावर माइनस x माइनस 2y प्लस z। एंड नाउ इफ यू कंपेयर द पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज ऑन बोथ द साइड्स तो क्या हमको आउटकम मिलेगा, एक बार पहले उसे समझ लें। हमें आउटकम मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमें मिली और दोनों आपके सामने है। अब ध्यान दें कि जो दो इक्वेशन आपको मिली है उनमें टोटल 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3। इससे पहले जो सिचुएशन मैंने समझाई थी वो अलग थी, उसमें मैंने कहा था कि इक्वेशंस 3 है, वेरिएबल 2 है। तो वहां तो सिंपल था कि दो इक्वेशन से आने वाले आउटकम अगर तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें तो आउटकम एक्सेप्टेबल होते थे। अब यहां लेकिन केस ये है कि इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, और हम जानते हैं कि ऐसे केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। सो इस स्टेज में आके ये बात क्लैरिफाई हो जाती है कि कुछ दाल में कुछ काला है। इसका मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी हमने मानी है उस प्रोपोर्शनलिटी के लिए डायरेक्ट कोई रिलेशन डेवलप नहीं किया जा पाएगा। अब कैसे इसको समझा जा सकता है, एक बार मैं उस पर आ रहा हूं, ध्यान से समझें। y का वैल्यू इस इक्वेशन से 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और अब अगर मैं y का वैल्यू 1 माइनस एक्स इसमें पुट करूं तो माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, ध्यान दें, ये बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस जेड इक्वल टू 0। और इसे फाइनल सॉल्व करने पर यह बन जाएगा x माइनस 2 प्लस जेड इक्वल टू 0।
अब एक इक्वेशन आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें x और y कनेक्टेड हैं, और y का वैल्यू x के टर्म में पुट करके एक इक्वेशन आपने ये बना दिया है जिसमें x और z कनेक्टेड है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में मैं y और z को x के टर्म्स में प्रेजेंट करूं तो ये कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। देखें एक बार, y इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स और z का वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी y का वैल्यू 1 माइनस एक्स है, z का वैल्यू 2 माइनस एक्स है, यानी y और z x के टर्म्स में है। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए अब मैं कई आउटकम ले सकता हूं। ये बात आप जानते हैं कि अगर वेरिएबल की संख्या इक्वेशन से ज्यादा है तो बहुत सारे आउटकम आ सकते हैं। अब अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, एट x इक्वल टू 1 y का वैल्यू 0 आ जाएगा और z का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर मैं इस पेयर को अप्लाई करूं अपने फॉर्मूले में तो मुझे आउटकम क्या मिलेगा, एक बार समझे। मुझे आउटकम मिलेगा s इक्वल टू कांस्टेंट इंटू u का पावर x जो कि 1 होगा, और a का पावर y जो कि 0 होगा, और t का पावर z जो कि 1 होगा। यानी मुझे एक रिलेशन मिला s इक्वल टू k इंटू ut। और सिमिलरली अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस को कंसिडर करने के लिए एक बार x को 0 पुट करूं तो x इक्वल टू 0 पर यह बन जाएगा y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। और इन वैल्यूज के साथ अगर फिर से मैं इस इक्वेशन के पास जाऊं तो s का वैल्यू इस बार आएगा कांस्टेंट इंटू u टू द पावर x, u टू द पावर 0, a टू द पावर y, a टू द पावर y का हो जाएगा वैल्यू a टू द पावर 1 और t टू द पावर z यानी t स्क्वायर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि अगर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट की जाए तो हमको y और z के बहुत आउटकम मिलेंगे। और यही तो केस नहीं है, चूंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो मैं x की कई वैल्यू और भी पुट कर सकता हूं। यहां पर आप ध्यान दें, मैंने x की केवल वही वैल्यू पुट की है जो इस रिजल्ट को ट्रू रिजल्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी। लेकिन यहां पर ध्यान दें, इस तरीके के फॉर्मूले ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड नहीं डिराइव कर सकती जिसमें आउटकम कुछ टर्म्स के सम या डिफरेंस के रूप में दिया जाए। ये मेथड केवल उन्हीं फॉर्मूलों पर आउटकम दे सकती है जिन्हें मल्टीप्लिकेटिव या डिवीजन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया हो। आपने अभी देखे हमने कई फॉर्मूले डिराइव किए, उस सिस्टम में यूज होने वाले हर फॉर्मूले में सारे क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड थे। इस केस में जब हमने आउटकम लेने की कोशिश की तो आप देख रहे हैं एस के कई आउटकम आ रहे हैं। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट इस टर्म के इक्विवेलेंट भी और इसके भी इक्विवेलेंट, तो इन्हें कंबाइन करके एक यहां पर चेंज और करता हूं, मैं इन कांस्टेंट को डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूं क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट के लिए हर क्वांटिटी के सेट के लिए कांस्टेंट अलग अलग होगा। अब अगर मैं इन दोनों टर्म के सम के रूप में अपने आउटकम को लिखूं तो मुझे मिलेगा s इक्वल टू k1 ut प्लस k2 इंटू at स्क्वायर। अगर बच्चों ने गैलीलियन सेकेंड इक्वेशन पढ़ा है और वो जानते हैं तो वो k1 k2 की वैल्यू को 1 और हाफ पुट करके इस आउटकम को एक स्टैंडर्ड आउटकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर यह बात खत्म नहीं हो जाती है। ये तो हमने जो रिजल्ट बनाना था उसे किसी तरह कैलकुलेट करके लिख दिया, लेकिन यह बात अभी भी एक पॉइंट के रूप में है कि आप x की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 और कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू भी पुट कर सकते थे। इस तरीके का मेथड एक अच्छा वे नहीं है उन फॉर्मूलों को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में दिए गए हों। इस तरीके से यह मेथड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलों को डिराइव करने में हमारी हेल्प करती है। इस मेथड से डिराइव होने वाले सभी फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट होते हैं। कई केसेस में वो एक्चुअली भी करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्चुअली ट्रू ना हो। बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। कई ऐसी क्वांटिटीज हमने अपने पिछले क्लिप्स में डिस्कस की हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन उन क्वांटिटीज को आप इक्वल नहीं कह सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, उनके बीच में इक्वलाइजेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, फिर भी उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ जाते हैं। तो उस तरीके के केसेस में कई बार ये मेथड ऐसे फॉर्मूलों को भी करेक्ट कह सकती है जो केवल डायमेंशनली करेक्ट हो। जैसे अगर मान लीजिए वर्क को टॉर्क के प्रोपोर्शनल कह के इस मेथड से एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जाए तो ये मेथड पावर रेज करने पर एक आउटकम दे देगी। आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल केस मैंने उठाया है। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं वर्क बराबर कांस्टेंट इनटू टॉर्क का पावर x अप्लाई करके दोनों तरफ इक्वेट करूंगा तो तीन इक्वेशंस बनेंगी कह सकते हैं।
एक m को कंपेयर करके, एक l को कंपेयर करके और एक t को कंपेयर करके, और किसी एक इक्वेशन से आने वाला आउटकम बाकी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस मेथड से आपको एक आउटकम भी मिल जाएगा जो कि W इक्वल टू K टाउ से दिया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं वर्क और टॉर्क के बीच में ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है किसी न्यूमेरिकल नंबर को कांस्टेंट के रूप में लेते हुए। तो डायमेंशन एनालिसिस केवल डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूलों पर बात करती है। ये फॉर्मूला एक्चुअली करेक्ट होगा क्या नहीं होगा वो ये मेथड नहीं बता सकती है। सो इस तरह से मैक्सिमम केसेस में ये मेथड एक अच्छा आउटकम देती है, तो इसे एक रिलेशन डेवलपिंग केस के रूप में यूज किया जा सकता है। जब कभी हमें किसी ऐसे फॉर्मूले को रिमेंबर करना हो जिसमें आने वाली क्वांटिटीज, जिन पर कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही हमें पता है लेकिन हम उनकी पावर्स को लेकर के कंफ्यूजन में हैं, तो हां उस केस में चूंकि आपको 50% पिक्चर क्लियर है कि ऐसा कोई फॉर्मूला था, तो आप इस मेथड का यूज करके उस फॉर्मूले को रिकॉल कर सकते हैं। थैंक यू।